आपके चैनल क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा कि प्रैक्टिकल फिजिक्स का जो होता है उसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस पर हम लोग चार्ट्स बनाते हैं। मैक्सिमम जो संभावनाएं होती हैं इस पर पूछे जाने की, उसी के संदर्भ में देखा जाए कुछ बच्चे और भी चार्ट्स बनाए हुए होते हैं। जैसे कुछ और चार्ट्स की अगर बात करें तो कहा जाता है संधारित्र को हम कहते हैं कैपेसिटेंस कह सकते हैं। संधारित्र अगर देखा जाए तो एक ऐसा निकाय है जो अपने अंदर अधिक से अधिक आवेशों को संग्रहित करने की क्षमता रखता है। जैसे कहा जाए पहले जो हम लोग आवेश को एकत्रित करने के लिए रखते थे वो क्या बनाते थे, बैटरी। परंतु प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो आवेश को एकत्रित करना हो तो बैटरी के स्थान पर हम लोग जो इस समय यूज कर रहे हैं वो संधारित्र यूज कर रहे हैं। मीन्स बैटरी के स्थान पर ही हम संधारित्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा संधारित्र है। संधारित्र होता क्या है कि दो ऐसे समांतर प्लेटें होती हैं और इन प्लेटों को देखा जाए तो ये विद्युत रोधी स्टैंड से ऐसे इनको व्यवस्थित कर दिया जाता है। जब हम इस प्लेट को ऐसे एक चालक तार की सहायता से आवेश देते हैं तो इसके कारण इसके इस प्लेट पर देखा जाए तो ये आ जाते हैं प्लस आवेश। इसके आंतरिक प्लेट पर प्लस आवेश आ जाएंगे और इसके प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट की भीतरी सतह पर ये ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। पुनः इसके प्रेरण के कारण देखा जाए तो बाहरी सतह पर ये प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। क्या कहा गया, दो समांतर प्लेटें रही, इनको नाम भी दे सकते हैं, एक्स और वाई हो गया सपोज करते हैं। इनको विद्युत रोधी स्टैंड से लगा दिया गया। एक चालक तार की सहायता से जब इन्हें आवेशित किया जाता है तो इनके भीतरी सतह पर प्लस क्यू आवेश आ गया, जिसके प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट की भीतरी सतह पर ऋण आवेश आ गया और इसके प्रेरण के कारण बाहरी सतह पर प्लस आवेश आ गया। अब इसमें देखा जाए तो ये प्लस प्लस जो आवेश हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षण के कारण इसका विभव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप इसमें जो लगा स्वर्ण पत्र होता है इसे गोल्ड फॉइल या कहा जाए इसे हम स्वर्ण पत्र कहते हैं, ये फैल जाता है। और स्वर्ण पत्र का फैलना इस बात को सिद्ध करता है कि अब इस पर और अधिक आवेशों को संग्रहित नहीं किया जा सकता। लेकिन संधारित्र का मतलब ही होता है कि निकाय के आकार में बिना परिवर्तन किए अधिक से अधिक आवेशों को संग्रहित करना ही संधारित्र का मुख्य उद्देश्य होता है। संधारित्र का मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर अधिक से अधिक आवेशों को संग्रहित करना ही मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए इसकी बाहरी प्लेट को हम क्या करते हैं, पृथ्वी से अटैच कर दिया जाता है और जैसे ही हम पृथ्वी से अटैच करते हैं ये बाहर के जितने भी आवेश होते हैं सब पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही आवेश पृथ्वी के अंदर जाते हैं स्वर्णपत्र क्या होता है, सिकुड़ जाता है और जैसे ही स्वर्णपत्र सिकुड़ता है इस पर पुनः और अधिक आवेशों को देखा जाए तो हम संग्रहित कर सकते हैं। इस प्रकार से ये कहा जाता है कि संधारित्र एक ऐसा निकाय है कि जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए हम अधिक से अधिक आवेशों को संग्रहित कर सकते हैं। संधारित्र अगर देखा जाए तो बैटरी का ही एक सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि बैटरी पहले आकार में बड़ा हुआ करता था, उसी को कंप्रेस फॉर्म करके देखा जाए तो ये संधारित्र का निर्माण कर दिया गया है। दूसरी बात कहें, संधारित्र की जो धारिता होती है उसको प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं,
तो पहला कारक होता है संधारित्र की जो धारिता C होती है वह उसके अतिव्यापन क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती। अतिव्यापन क्षेत्रफल क्या है ये भी पूछ लिया जाता है कि अतिव्यापन क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे ये दोनों प्लेट हैं, अगर ये दोनों प्लेटें ऐसे समांतर हैं एक दूसरे के बराबर तो ये संधारित्र होगा। अभी एक प्लेट छोटा एक प्लेट बड़ा हो जाए तो ये सेल हो जाता है, लेकिन अगर ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने हैं तो ये संधारित्र होगा। और दोनों प्लेटें हैं, अगर ये ऐसे एक को खिसका दिया गया तो ये जितना एरिया इसका ओवरलैप कर रहा है इस एरिया को हम बोलते हैं अतिव्यापन क्षेत्रफल। अगर पूरा आमने सामने है तो पूरा अतिव्यापन क्षेत्रफल होगा, इसको खिसका के इतना कर दिया गया तो केवल इतना ही अतिव्यापन क्षेत्रफल होगा। तो वही कहा गया पहला पॉइंट, संधारित्र की जो धारिता होती है वह उसके अतिव्यापन क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर दूसरी बात की जाए तो दूसरी बात में बताया जाता है कि संधारित्र की जो धारिता होती है वह उसके प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरी पॉइंट अगर कहा जाए तो संधारित्र की धारिता परावर्तन के अगर देखें तो ये अनुक्रमानुपाती होता है। फिर यहाँ पर के हमारा क्या होता है, परावर्तन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसमें कई सारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, लेकिन तीन को हम लोग हमेशा बताए हैं कि इसको लर्न करके रखो। के फॉर एयर के लिए देखा जाए तो इसकी वैल्यू आती है 1। के फॉर वाटर की बात करें तो इसकी वैल्यू आती है 81। और के फॉर मेटल्स की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू आ जाती है इनफाइनाइट। ये हमारा होता है संधारित्र। अब संधारित्र को और हमें धारिता बढ़ाना होगा घटाना होगा तो फिर हम संधारित्रों का संयोजन भी करते हैं। श्रेणी क्रम में भी संयोजन होता है, समांतर क्रम में भी संयोजन होता है। यदि आवश्यकता पड़ती है, अगर संधारित्र को हमें घटाने बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो नो डाउट इसे मिश्रित क्रम में भी हम समायोजित कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक रहा कि ये संधारित्र होता है। दूसरा कहा जाता है ट्रांसफार्मर। अगर हम छोटा सा एक क्वेश्चन होता है कि ट्रांसफार्मर, तो भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है। अगर एसी की बात करें तो उसे हम लोगों ने बताया था अल्टरनेटिंग करंट होता है, और अगर डीसी की बात करें तो उसे दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट बोला गया था। अल्टरनेटिंग करंट को बोला गया था अगर 220 वोल्ट पर सप्लाई किया जाए तो फ्लक्चुएशंस के कारण जो उसका नेट रिजल्टेंट्स होता है वो कितना होता है, 311 वोल्ट। लेकिन अगर हम दिष्ट धारा को 220 वोल्ट पर अगर वर्क करते हैं तो वो बढ़ेगा नहीं, वो नो डाउट 220 वोल्ट ही रह जाता है, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं पाया जाता है। इसीलिए बताया गया था कि एसी का जो झटका होता है वो बहुत तेज लगता है, जबकि उसकी तुलना में देखें तो डीसी का जो झटका होता है वो मंद लगता है। पुनः अगर हम बात करें तो इसमें ट्रांसफार्मर हम यूज क्यों करते हैं, तो देखिए जहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स की जाती है वहां पर सपोज दैट वोल्टेज के भी ज़्यादा हो करंट हो, दोनों को एक दूसरे में इंटरचेंज किया जाता है। तो बताया जाता है कि वोल्टेज को बढ़ा करके करंट को घटा देते हैं। कभी जब हमें करंट की जरूरत होगी तो करंट को बढ़ा करके वोल्टेज को घटा दिया जाएगा। इस पर्पज से हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर जो देखा जाए एक अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है। क्या कहा गया मेन पॉइंट, कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र होता है। और अगर देखें तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होगा, एक उच्च वैद्युत विभव और निम्न प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा निम्न प्रत्यावर्ती विभव और उच्च वैद्युत धारा ले लेता है। उसी के आधार पर देखा जाए ये ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर की बात की जाती है कि एक वोल्टेज को घटाएगा, धारा को बढ़ाएगा,
और दूसरा जो होता है धारा को बढ़ाएगा और वोल्टेज को घटाएगा। तो इन्हीं के आधार पर देखा जाए ये ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होंगे, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हम हमेशा एसी अर्थात प्रत्यावर्ती में ही यूज करेंगे, कभी इसको दिष्ट धारा में देखा जाए तो यूज नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज आती है कि ट्रांसफार्मर का आखिर हम लोग एसी में किन किन वे में यूज करते हैं। तो देखा जाए कि प्रत्यावर्ती को अगर हम प्रत्यावर्ती धारा में यदि हम ट्रांसफार्मर को यूज कर लें तो इलेक्ट्रिसिटी को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं, जबकि वही देखा जाए दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए उसको हम ट्रांसफार्मर का उपयोग दिष्ट धारा में हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि ट्रांसफार्मर बना लेने से देखा जाए तो ये बिजली की बचत, वायर की खपत, ये सारी चीज़ें जो होती है ये कम हो जाती है। अदरवाइज वहाँ से अगर हमें जो देखा जाए बिजली जहाँ जनरेट होती है वहाँ से 33,000 वोल्टेज आता है, पावर हाउस से कितना कन्वर्ट कर दिया जाता है 11,000, गांव के घरों के आसपास तक कितना आता है 11,000, वहाँ से जो हम फिर ट्रांसफार्मर लगा करके 220 वोल्ट पर उसे कन्वर्ट करके हम लोग के घरों में भेज दिया जाता है। दूसरा एक प्रैक्टिकल अभी आप लोग शायद और भी बना रहे हैं, मानव नेत्र। अगर मानव नेत्र की बात किया जाए तो कहा जाता है ईश्वर द्वारा मनुष्य या किसी भी जंतु को देखा जाए, वैसे मानव नेत्र है तो मनुष्य के लिए, अदरवाइज नेत्र होता है तो किसी भी जंतु के लिए हो जाएगा। यह एक इतना बड़ा उपहार है कि बिना नेत्र के हम जो ये रंग बिरंगा संसार है इसको देख ही नहीं सकते हैं। इसमें देखा जाए नेत्र में किस प्रकार से मनुष्य का नेत्र का हल्का स्ट्रक्चर से जो लिया जाता है, यह हम सपोज करते हैं कि नेत्र हो गया, और यहाँ पर देखें तो ये बीच में एक लेयर आ जाती है, यहाँ से सपोज दैट आ जाते हैं सिलेरी मसल्स आ जाते हैं, इधर से भी ऐसे सिलेरी मसल्स आ जाएंगे और इसी के बीच में ये लेंस आ जाएगा। यहाँ पर एक लिक्विड होता है, यहाँ पर भी लिक्विड होता है, रेटिना और ये पाया जाएगा और ये पाए जाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं जो आउटर फर्स्ट पार्ट होगा इसे कार्निया। और नेत्र की अगर हम देखें तो कार्निया ही हमारा एक ऐसा पार्ट होता है जो जीवित होता है, बाकी टोटल रेस्ट ऑफ द पार्ट्स अगर बात करें तो ये डेड होते हैं। इधर जो लिक्विड होता है इसे बोलते हैं यक्वस ह्यूमर बोलते हैं, इधर जो देखा जाए इसे विट्रस ह्यूमर बोला जाएगा, और ये जो हमारा पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व होता है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो ये कि लेंस हमारी सिलेरी मसल से ये अटैच होगा। यह हमारा अगर देखें तो ये रेटिना आता है, ये हमारा कहलाएगा रेटिना हो जाएगा। और रेटिना पर ही देखा जाए दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ऐसे देखें तो ये स्ट्रेट से लिए जाएंगे, इसे हम लोग बोलते हैं रॉड्स। ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स होंगी इन्हें बोलते हैं रॉड्स। और रॉड्स का हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये हमको ब्लैक एंड वाइट विजुलाइज कराएगा। बाकी अगर इसमें हम ऑब्लिक की बात करें तो ऐसे कुछ ऑब्लिक स्ट्रक्चर्स होंगी और इसे हम बोलते हैं कोन्स। अगर हम कोन्स की बात करें तो ये हमें देखा जाए तो ये कलरफुल विजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलरफुल विजन आता है। इसमें फिर बात आती है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष भी आता है। अगर हम निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो इसमें निकट और दूर दृष्टि दोष में अगर हम देखते हैं तो कहा जाता है जब दृष्टि दोष की बात आती है, वैसे सामान्यतः देखा जाए नेत्र है प्रॉपर वर्क करेगा, लेकिन कभी कभी इसमें 2, 3, 4 टाइप के दोष हो जाते हैं।
कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती। और दूर दृष्टि दोष में देखें तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अगर हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की देखा जाए तो निकट दृष्टि दोष में जैसे ये हमने सपोज कर लिया कि हमारा नेत्र है और नेत्र का ये लेंस है, इसमें जो दूर से किरणें आएंगी, क्योंकि निकट दृष्टि दोष निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी। तो देखो इसमें जो दूर से किरणें आएंगी वो जैसे ये रेटिना होता है, इस पर इन्हें कॉन्साइड करना चाहिए, लेकिन रेटिना से पहले ही ये मिल जाती हैं और अब इन्हें हमको फैला करके इस रेटिना पर लाना होगा। इसलिए निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हम ये किरणें ला रहे हैं, इसके लिए हमें किरणें फैलाने वाला अर्थात ये लेंस हमारा क्या होता है, अवतल लेंस। इस अवतल लेंस का जब हम उपयोग करेंगे तब ये किरणों को ला करके देखा जाए ये रेटिना तक पहुंचाएगा और फिर हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। और दूसरी कंडीशन अगर हम दूरदृष्टि दोष की बात करेंगे तो उसमें दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन नजदीक की जो वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। कभी कभी हम लोग देखें दोनों ही दोष हम लोग में उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें हमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस उपयोग करने पड़ते हैं। देखा होगा लोग चश्मा लगाते हैं तो नीचे पावर होता है, ऊपर भी पावर होता है, लेकिन नीचे वाला जो होता है ये नजदीक को देखने के लिए होता है, ऊपर वाली जो चश्मे की कटिंग होती है वो दूर को देखने के लिए पाया जाता है। और जब दोनों दोष हो जाते हैं तो जनरली देखा जाए कभी कभार सिलेंड्रिकल लेंस का भी उपयोग कर लिया जाता है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक आ जाते हैं ENPN और PNP ट्रांजिस्टर। ये क्या होते हैं? पहले अगर हम देखें तो हमारे जो टीवी, रेडियो और ऐसे कुछ यंत्र हुआ करते थे वो बहुत बड़े बड़े डिवाइसेज हुआ करती थी। रीजन उसका ये था डिवाइसेज बड़ा होने का, क्योंकि उसमें ट्रायोड वाल्व और डायोड वाल्व का यूज किया जाता था। और जो ट्रायोड वाल्व और डायोड वाल्व होता था वो ग्लास का और बड़े संरचना में होता था, तो डिवाइसेज हमारी बड़ी हो जाती थी। लेकिन लगातार हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करके डिवाइसेस को छोटे करके यंत्र को छोटा भी किया जा रहा है और सस्ता भी किया जा रहा है। उसी टेक्निक का उपयोग करके ट्रायोड वाल्व और डायोड वाल्व के स्थान पर देखा जाए ये ट्रांजिस्टर और पीएन संध डायोड बना लिया गया। बहरहाल ट्रांजिस्टर भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा ट्रांजिस्टर होता है PNP और दूसरा होता है NPN। अगर हम PNP की बात करें तो इसमें दो P1N होता है। इसकी जो क्रियाविधि होती है यह तुलनात्मक रूप से देखें तो ये कम होती है, और जिन डिवाइसों में देखा जाए NPN ट्रांजिस्टर लगा होता है इसकी जो क्रियाविधि होती है ये फास्ट होती है। हाँ, दोनों ही ट्रांजिस्टर ही है, NPN भी ट्रांजिस्टर ही है, PNP भी ट्रांजिस्टर है, लेकिन PNP की जो क्रियाविधि होती है ये मंद होती है और NPN की जो ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि होती है ये तीव्र होती है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले के जो टीवी और कुछ यंत्र हुआ करते थे उसमें PNP ट्रांजिस्टर लगा दिए थे शुरू में। तो देखा जाए पहले उसमें साउंड आता था, फिर झिलमिलाहट आती थी, फिर उसके बाद फिगर क्लियर होता था। आजकल देखा जाए तो NPN ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, एक साथ ही आवाज भी आ रही है और तुरंत एकदम क्लियर फिगर भी आ जा रहा है। तो ये हमारे ट्रांजिस्टर का यूज हो जाता है। और इसी के साथ आप लोग हर चैप्टर से जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, इसको आप लोग देख लें। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, गॉस का प्रमेय क्या है, कूलाम का नियम क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम क्या होता है, लेंज नियम क्या होता है, और नत कोण क्या है, नमन कोण क्या है, दिक्पात कोण इसमें क्या होता है। ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण अनचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ
अगर एग्जामिनर्स के मूड में क्वेश्चंस पूछने को होगा तो मे भी चांस मैक्सिमम कोशिश करेगा कि इन सबको कवर करे। तो इसी में से देखा जाए वो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। आप लोग ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो और दिए गए हैं उसको भी तैयार करने की कोशिश करें। धन्यवाद।